देखिए सर, ये अगला टेस्ट मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं बना रखा है, ये सब्जेक्ट में ही बना रखा है, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। कुछ क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं। एक्चुअली ये एक टॉपिक मैं आपका पूरा कवर करूँगा, इसमें इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ढंग से और फिर इन क्वेश्चन को करा रहा हूँ। आपने पढ़ा है तब भी रिवाइज होगा, नहीं पढ़ा है तब भी ये एक टॉपिक आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। मैग्नेटिक्स का, मैग्नेटिज्म का मतलब, ठीक है, लॉरेंज फोर्स और उससे रिलेटेड कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से पूरा टॉपिक देखिए तब चीज़ें समझ में आएंगी। पहले मैं समझा रहा हूँ फिर इन क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने इसमें ऑप्टिक्स के क्वेश्चन भी लिए हैं। तो इनमें आने से पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज in uniform magnetic field, in uniform magnetic फील्ड। ठीक है सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज में वो कितना लगता है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है जिसका चार्ज क्यू है, ठीक है, वी वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है तो उस पर, और एंगल थीटा पे मूव कर रहा है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको लॉरेंज फोर्स ही कहते हैं सर। वो लॉरेंज फोर्स का मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में पहले पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस वी। ध्यान दो, वी क्रॉस वी लिखा है, ये क्यू वी क्रॉस वी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आप जानते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। लगने वाला जो फोर्स है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर पार्टिकल का चार्ज क्यू है, एंगल थीटा है, तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो ये होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किससे दी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से, फ्लेमिंग का। ठीक है, और या राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से आप उसकी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यूनिट, एसआई यूनिट जो होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, एसआई यूनिट क्या होती है। देखिए, हमने कहा कि ये फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यूनिट, एसआई यूनिट। तो उसके लिए होने को तो आपको पता ही होगा, बी की यूनिट, एसआई यूनिट टेस्ला होती है, लेकिन उसको निकालने का तरीका देखो। F इज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है क्या, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा ना। तो यहाँ से जब आप b की वैल्यू निकालते हैं तो b इज इक्वल टू F अपॉन क्या होता है, क्यू वी साइन थीटा, ये आएगा, क्यू वी साइन थीटा आएगा। यदि हम F को 1 न्यूटन रख दें, और चार्ज की वैल्यू 1 कूलम रख दें, और वेलोसिटी v बराबर 1 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उस केस में साइन थीटा का मान कितना आ जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। तो एसआई यूनिट ऑफ, अब आप खुद निकाल सकते हैं एसआई यूनिट बी की, एसआई यूनिट ऑफ बी जो हो जाएगी आपकी, इसको निकालने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स, 1 कूलम का चार्ज और 1 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ रही है, 1 न्यूटन कूलम के लिए क्या होती है, न्यूटन एम्पियर -1 हो जाएगा ऊपर आके, और मीटर -1। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें जो वैल्यू है 1 टेस्ला के बराबर होती है। ठीक है, तो एसआई यूनिट इन जनरल कितनी है, 1 टेस्ला। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट कितनी है सर, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अब मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमने जो चार्ज पार्टिकल हैं उन पे लगने वाले फोर्स की बात करें तो उस फोर्स को हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अगर वो जो लॉरेंज फोर्स हमने निकाला था, लॉरेंज फोर्स जो होगा उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना होता है सर, 0 होता है। ऐसा क्यों,
क्योंकि उस केस में एफ और वी की डायरेक्शन जो होती है वो 90 डिग्री की होती है। एफ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो इसलिए इसकी वजह से जो आपका ये जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा सर। ठीक है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अपने आप ही 0 हो जाना है। ठीक है, अगली चीज़, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट increase the kinetic energy of charge particle। ठीक है सर, ये याद रखना आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी को ये बढ़ा नहीं सकता। अगली चीज़ जो है, जो पाथ ट्रेवल्स बाय पार्टिकल होगा, पाथ जो बनाए गए, पाथ ट्रेवल करेगा जो पार्टिकल, वो क्या क्या बन सकता है। ठीक है, पाथ जो पार्टिकल जा रहा है ना वो कैसा चल सकता है, अगर वी और बी मतलब कहने का मतलब है पाथ का पार्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, पाथ का पार्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कब, जब एंगल वी एंड बी, वी और बी के बीच का एंगल या तो 0 हो या 180 हो। क्लियर है बात। अगली चीज़ जो सेकंड होगा आपका, पाथ का पार्टिकल सर्किल भी हो सकता है। सर्किल कब होगा, जब वी और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री में मूव करते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन में होता था ना, इसी तरीके से। और तीसरा के सर्कुलर मोशन ही करेगा वो पार्टिकल, इस तभी तो होगा सर्किल। उसके बाद हेलिक्स होता है, पाथ हेलिकल बन जाएगा। हेलिक्स क्या होता है, इस तरीके का कर्व होती है हेलिक्स से, ठीक है, स्प्रिंग टाइप की। ठीक है, वो हेलिक्स होता है। ठीक है, तो पाथ जो हो जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, हेलिक्स पाथ बना देगा जब V क्रॉस B इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा बनाएगा, तब वो जो पाथ बन जाएगा सर, उस केस में हेलिकल पाथ बनेगा। वो पार्टिकल का पाथ कैसा बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। ये जो पार्टिकल है आपका, चार्ज पार्टिकल जब एंटर करता है, when charge particle enter in magnetic field परपेंडिकुलरली, जब परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो उस केस में जो पाथ बन रहा है वो इस तरीके का बन जाएगा। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, वो हो जाता है ये QVB के बराबर। ठीक है, और फिर उस पार्टिकल का, तो ये सर्कुलर मोशन बन गया, सर्कल का पाथ बन जाएगा। तो उस केस में जो पाथ का रेडियस हो जाता है सर, वो होता है mv/qb के बराबर। आगे क्वेश्चन में भी हम करेंगे। तीसरी चीज़, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो हो जाता है 2πm/q/b। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे आप। अगला फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे, F = हो जाता है QB/2πm। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और तीसरी और लास्ट चीज़, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है इस केस में पार्टिकल की, वो हो जाती है Q²B²R²/2m। चार्ज पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ सर। और ये कब, परपेंडिकुलरली, जब व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो तब ऐसा होगा। जब चार्ज पार्टिकल व्हेन, ध्यान दो, व्हेन एंगल बिटवीन V एंड B, V और B के बीच का एंगल जो हो थीटा हो, एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा। अगर इनके बीच का एंगल थीटा हो तो उस केस में सर, ये जो रेडियस जो पार्टिकल का, पार्टिकल हेलिकल पाथ बनाएगा, कहा हमने रेडियस ऑफ हेलिक्स, मतलब हेलिकल पाथ, जो हेलिकल पाथ बन रहा है ना, तो स्प्रिंग टाइप का होता है वो, उसका जो रेडियस हो जाता है उस केस में सर, R=mv या इसको आप क्या लिख सकते हैं, m/v परपेंडिकुलर/q/b। ठीक है, v परपेंडिकुलर क्या है, v sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बताता है यहाँ पे। ठीक है,
तो वी साइन थीटा के परपेंडिकुलर, वी साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यहाँ पे बताएगा। तो उस केस में टाइम पीरियड की जो वैल्यू हो जाएगी सर वो कितनी हो जाएगी 2πr अपॉन वी परपेंडिकुलर। दूसरी चीज़ इसी को जब आप सॉल्व करोगे 2πr अपॉन वी साइन थीटा इंटू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी बराबर ये जो टोटल वैल्यू निकल के आती है 2π अपॉन क्यू बी होती है, ठीक है सर। और उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ बराबर क्यू बी अपॉन 2πm होगी। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे सर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी और एक आध चीज़ आपको बताता हूँ। जब आपके पास चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के दोनों फोर्स प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, मैग्नेटिक भी प्रेजेंट हो, तो जो पार्टिकल को लगने वाला जो फोर्स होता है उस केस में सर Q ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस B के बराबर फोर्स लगता है जब ये दोनों के दोनों प्रेजेंट हों, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ इसमें मैं और बता रहा हूँ आपको, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो गया। मैंने एक ही टॉपिक बताया आपको इसमें, इस लेक्चर में। अगर चार्ज पार्टिकल Q एसिलेटेड होता है और उसकी पोटेंशियल उनके बीच में एसिलेटेड होने पे पोटेंशियल डिफरेंस V होता है और स्पीड चार्ज जो स्पीड जो चेंज होती है 0 से लेके स्मॉल v तक स्पीड चेंज होगी। इफ चार्ज पार्टिकल Q एसिलेटेड बाय ए पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड द स्पीड चेंज फ्रॉम 0 to V, देन द वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो उस केस में वर्क डन Q इंटू वी के बराबर जो हो जाएगा 1/2 mv² के बराबर। तो यहाँ से जो v निकलेगा सर, ये v क्या है स्मॉल v, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। वो जो v निकल के आता है वो होता है 2qv होगा सर। ये गलत लिख दिया मैंने, q पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, q इंटू वी तो होता है वर्क, 2 इंटू क्यू इंटू कैपिटल V पोटेंशियल अपॉन m। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी हमारी पार्टिकल की हो जाएगी सर, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक की कहानी थी। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन समझाता हूँ। वो जो क्वेश्चन हम ले रहे थे ऊपर, उन क्वेश्चंसों में ये सारी चीज़ें यूज होंगी। अब ये हैं क्वेश्चन सर, देखिएगा क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा ढंग से पढ़िए इसको। मैंने ये सब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए ले रखे हैं, आपका कुछ ना कुछ आपको इसमें नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। देखिए, ये नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये इसी का पार्ट होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ईच हैविंग द सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है। एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, ठीक है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑफ देयर डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय देम, उनके द्वारा जो पाथ डिस्क्राइब किया जा रहा है सर्कुलर, उसका रेडियस कितना होगा ये आपको बताना है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको, केवल रेडियस पूछ रहा है लेकिन आपको 2-3 चीज़ें नहीं पता चलेंगी इसमें, ध्यान दीजिएगा। वो कुछ भी पूछ सकता है उसमें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है। तो मोमेंटम, जब आपके पास पार्टिकल का मोमेंटम सेम दे रखा है, सर्कुलर पाथ जो पार्टिकल जो बनाता है वो सर्कुलर पाथ बनाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में जो रेडियस होता है अभी हमने पढ़ा था वो कितना होता है mv/q इंटू बी के बराबर होता है। तो यहाँ से ये कहाँ से लिखा मैंने, qvv बराबर mv²/r। जब पार्टिकल ना परपेंडिकुलरली मूव करेगा, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये लॉरेंस फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। इसकी वजह से अब यहाँ से सॉल्व करो इसको, यहाँ से r की वैल्यू निकालो, r इसको नीचे ले आओ qvb, और यहाँ से v से एक v कट जाएगा तो r बराबर mv/qv आएगा। मतलब सर यहाँ से पता क्या चला, r, क्योंकि मोमेंटम तो क्या है, मोमेंटम क्या है इसमें बोला है इसने, हैविंग सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है। मोमेंटम सेम का मतलब कांस्टेंट मोमेंटम। कांस्टेंट मोमेंटम अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q इंटू बी होगा, ठीक है, q इंटू बी होगा। अब रेडियस ऑफ प्रोटॉन
रेशियो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, वो क्या किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो चार्ज पे डिपेंड करेगा। चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन रेशियो चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स है, देखो ये उल्टा हो जाएगा ना, चार्ज के जो रेडियस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन पे चार्ज का रेशियो 1:1 होता है। बस ख़त्म, कहानी बन गया। तो इसका मतलब इनका चार्ज के बारे में हमें पता था, तो ये रेडियाई मिल गया, नहीं मिला? तो इसका मतलब 1:1 ही आता है। आर प्रोटॉन और आर ड्यूट्रॉन के जो रेशियो मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, जब उनका मोमेंटम जो है, मोमेंटम क्या है? सेम मोमेंटम है, और चार्ज इनका स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो इन दोनों की जो इनका रेशियो आ जाता है, ये जो रेडियाई हैं उनका रेशियो क्या आ जाता है? 1:1। ये ऑप्शन में भी पूछ सकता है सर, ठीक है। तो यहाँ से पता क्या चला, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो ये जो QVB mv²/r, मतलब जो वो लॉरेंस फोर्स हो जाता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है, हमने पढ़ा रखा है मैग्नेटिज्म में, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहता है 2 चार पार्टिकल हैं यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन को भी देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 2 पार्टिकल A एंड B, 2 पार्टिकल A एंड B ऑफ मास m एंड 2m। 2 पार्टिकल हैं A और B जिनका मास m और 2m है, चार्ज उसमें Q और 2Q है। दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। v1 और v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड B एक्टिंग नॉर्मली टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ये कहता है 2 पार्टिकल A और B हैं जिनका मास m और 2m है, चार्ज ये है, ठीक है। मूविंग सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम मैग्नेटिक फील्ड B में, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, ध्यान दो, ठीक है। इफ 2 फोर्स FA FB एक्टिंग ऑन देम आर इन रेशियो इतना, देन फाइंड देयर वेलोसिटी फाइंड करो, कह रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सेम दे रखी हैं, तो ये क्या कहना चाह रहा है? निकालते हैं इसको सर। देखो क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड तो एक्टिंग नॉर्मली ऑन देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, और सेम डायरेक्शन एंटर सेम मैग्नेटिक फील्ड, उनका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? सेम है सर। देखो और ये क्या कह रहा है कि नॉर्मल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे, नॉर्मली एक्टिंग नॉर्मली इन देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो नॉर्मली जब मूव करेगा तो FA/FB का रेशियो हम निकालते हैं। देखो क्योंकि ये दिया है, FA/FB कितना होगा? Q इंटू पहले की वेलोसिटी v1 इंटू B, और एक्टिंग नॉर्मल डायरेक्शन पर, उसके मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री। और दूसरे का कितना है? 2Q इंटू कितना है सर? वेलोसिटी कितनी है? v2 इंटू B साइन 90 डिग्री। इसको भी B क्यों लिख दिया? क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड कह रखा है इसने। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है सर? सेम है। तो और ये FA/FB का रेशियो उसने 1/2 दे रखा है सर। देखो यहाँ से सॉल्व करो, ये आएगा QV1/2Q इंटू V2, और ये 1 हो गया साइन 90, ये भी 1, B से B कट गया, 1 से 1 कट गया, इससे इसको भी काट दो, बराबर 1/2। तो 2 से 2 भी कैंसिल, तो V1 रेशियो V2 की जो वैल्यू आ जाएगी सर 1:1 आ जाएगी। तो V1 और V2 का जो रेशियो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा सर। इसमें समझ रहे हैं आप? 1:1 V1 और V2 का रेशियो मिल जाएगा हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। कोई अल्फा पार्टिकल का बीम है, उसको प्रोजेक्ट किया गया। ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग, और उसमें जो फोर्स लग रहा है, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सपीरियंस ए फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें। इसमें पहली बात तो ये जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से? v बराबर इसकी वेलोसिटी vi होगी, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रोजेक्टेड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। जब प्रोजेक्ट करोगे तो उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो अल्फा पार्टिकल पे लगेगा एफ एम बराबर कितना होगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, Q इंटू वी मतलब वी आई क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये एफ एम है पार्टिकल में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है वाई डायरेक्शन में, एफ एम इंटू जे कंपोनेंट, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स आप वाई डायरेक्शन में उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। देखो बोल रखा है उसने मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन, एक्सपीरियंस है फोर्स, वो पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको इस वेलोसिटी से आपने फेंका, तो ये जा रहा था, उसने वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो एफ एम जो हो गया एफ एम जे के बराबर आ गया। यहाँ से एफ एम कितना आ रहा है, एफ एम की वैल्यू इतनी है, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, Q इंटू वी एफ एम ये है आपका Q इंटू वी एफ एम कितना हो जाएगा, Q इंटू वी आई क्रॉस बी इंटू जे कंपोनेंट। ठीक है सर, आई वी आई क्रॉस बी होता है ना, तो एफ एम जे आप जब निकालोगे तो ये आएगा। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर, जे आ रहा ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो आई क्रॉस जे करना है हमें। मैग्नेटिक फील्ड का क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यही तो होगी आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे मतलब आई और जे बराबर के होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी सर वो के डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब जेड डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगी, अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी जेड डायरेक्शन के अलोंग मिल जाएगी आपको। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो अब आप कहेंगे ये कैसे रख दिया, एफ एम ये है, यहाँ से एफ एम ये है, एफ एम जे होगा ना, एफ एम की वैल्यू आपने निकाल रखी, तो एफ एम यहाँ पे रखेंगे, तो इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगी। बी निकालो, इसको नीचे ले जाओ, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, तो ये फोर्स अपॉन इतना, बी की मैग्नीट्यूड जब आप डायरेक्शन निकालना चाहोगे तो बी की डायरेक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगी, के डायरेक्शन में बी आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यूज द एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल टू डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये तो कर दिया ना, क्यू वी क्रॉस बी एसआई यूनिट निकालो तो था। ठीक है, क्यू एसआई यूनिट इससे पहले मैंने भी समझाया था आपको, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा होता है, एफ बराबर क्यू वी भी साइन थीटा से ना, एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा से, और जब इन सबको यूनिट रखेंगे तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, फोर्स इज इक्वल टू आप जब आपके थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे, सारा सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा था वो वैल्यू, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, मतलब 1 न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1, इसी को 1 टेस्ला कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है सर। जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है, टेस्ला होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन वाइल पासिंग थ्रू द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म। कोई इलेक्ट्रॉन जब आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो कोई भी डिफ्लेक्शन उसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसका मतलब व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सर ध्यान दीजिएगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या तो पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है सर। इसका मतलब ये हुआ या तो पैरेलल मूव कर रहा है या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तभी जाके उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, वो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तभी उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m। कोई पार्टिकल है, चार्ज q है उसमें, उसका मास क्या है, m है, वेलोसिटी v है, इट्स सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सब्जेक्टेड करते हैं, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी सो दैट इट्स डिस्क्राइब, यस, जब ये पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना सर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एक सर्कुलर पाथ बना देता है। वो सर्कुलर पाथ का मतलब ये वेलोसिटी इस तरीके से पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, इसका रेडियस r है, तो ये जो
फोर्स लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो लॉरेंस फोर्स हुआ करता था वो लॉरेंस फोर्स एफ, वी वेलोसिटी, वी वेलोसिटी, वी वेलोसिटी, ये आर। जो लॉरेंस फोर्स होता है क्यू वी बी की जो वैल्यू हो जाएगी सर, परपेंडिकुलर है ना, थीटा 90 हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा मतलब थीटा 90, वो किसके बराबर हो जाता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। चार्ज क्यू प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी v, देन परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू एफ बराबर कितना होगा सर, वी क्यू बी हो जाता है। ठीक है, वही फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है, जिसका रेडियस आप यहाँ से निकालोगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एम वी अपॉन क्या होता है, क्यू वी। तो वो तो कह रहा था सो दैट इट डिस्क्राइब ए सर्कुलर, हाँ वो डिस्क्राइब करता है सर्कुलर पाथ। राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, यस दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा रेडियस के लिए, उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा सर। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब ये कुछ क्वेश्चन इसमें ऑप्टिक्स के मैंने लिए हैं, इनको भी आप देखो। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति जो है 80 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की, एक व्यक्ति को 80 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो यहाँ पे u इज इक्व टू कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी हो, मतलब ये 80 सेंटीमीटर से अधिक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। और v बराबर कितना, माइनस 80 सेंटीमीटर। ठीक है, v बराबर माइनस 80 सेंटीमीटर, u माइनस इन्फिनिटी, v निगेटिव ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देता है इसलिए ऋणात्मक लिखा है। ठीक है ना, तो इसमें आप फॉर्मूला यूज़ करो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f वाला, तो रख दो वैल्यू 1/ माइनस का 80 इज इक्व टू माइनस 1/ माइनस का 80 माइनस 1/ कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, दिस इक्वल टू 1/f। माइनस इन्फिनिटी लिखने का लॉजिक यही है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से f की वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस 80 सेंटीमीटर आ जाएगा सर। ठीक है, ये f मिल गया, तो पावर आपको निकालनी है, तो 100/f कर दो, कितना आ जाएगा, 100/ माइनस 80 करोगे तो निगेटिव में 1.25 डायोप्टर का उसको लेंस लगाना चाहिए। 80 सेंटीमीटर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देना मतलब माइनस 1.25 का उसको लेंस लगाना चाहिए, जब जाके वो वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है सर, तो इतना ही करते हैं इसमें। ठीक है, तो